प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीणा की वाणी चैनल में आज डॉक्टर वीणा शर्मा आपके सामने शब्द निर्माण के उपभेदों में हम तीसरे भेद की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसमें हम पहले वो सरल तरीका जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको समास बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं और समास को समझने की कोशिश करते हैं। उपसर्ग में आपने पढ़ा था कि किसी भी मूल शब्द के आगे जब आप किसी शब्द को जोड़ देते हैं और उसके अर्थ के परिवर्तन के बावजूद एक सार्थक अर्थ निकलता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है। प्रत्यय में आपने पढ़ा कि किसी भी मूल शब्द के पीछे आप नए प्रत्यय को जोड़ते हैं, कुछ वर्णों को जोड़ते हैं और तब आपका एक नया शब्द तैयार होता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब हम शब्द निर्माण की तीसरी प्रक्रिया में समास को पढ़ेंगे। समास तीसरा भेद है जिसमें हम नए शब्द को बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट्स यूज करते हैं और उसमें आपकी कई शब्दों में से उसका पहला पद और आखिरी पद उठाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उसका तीसरा भेद समास कहलाता है, जिसमें दो शब्द परस्पर मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द को बनाते हैं। जो ये दो शब्द हैं उनको हम पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। देखिए, जैसे दो शब्द हैं, मान लीजिए नेत्रहीन, तो नेत्र और हीन दो शब्द आपके पास हो गए। अब यहाँ पर जो पूर्व पद है यानी कि पहला जो पद है वो हो गया नेत्र और उत्तर का मीनिंग होता है बाद वाला। उत्तर दिशा को भी कहते हैं, उत्तरांसर को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर शब्द का अर्थ है पहले के बाद वाला और हीन यहाँ पर हमारा उत्तर पद होगा। उसी तरह से अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ जिसमें आपको पूर्व पद और उत्तर पद का पता लगेगा कि कैसे बनते हैं। पथ भ्रष्ट, पथ पूर्व पद हो गया और भ्रष्ट उत्तर पद हो गया। आमरण, आ पूर्व पद है और मरण उत्तर पद है। यश प्राप्त, यश पूर्व पद है और प्राप्त उत्तर पद है। दश आनंद, दश पूर्व पद और उत्तर पद हो गया आपका आनंद। अब जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर एक शब्द बना लेते हैं, अब हम उस शब्द को क्या कहते हैं? समास की भाषा में हम उसे समस्त पद कहते हैं, यानी कि जब हमने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिला लिया तब वो हमारा समस्त पद कहलाता है। समास में आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। समास में आपको इन चार चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद दूसरा पद होता है, समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और जब हम समास का विग्रह करते हैं, विग्रह करना मतलब उसको आप बांटते हो और उसमें कौन सी विभक्ति आती है समास का भेद करने के लिए, आप उसको कैसे जोड़ते हो, वो कहलाता है समास विग्रह। अब देखिए, सबसे पहले हम समास की परिभाषा को समझेंगे। भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले दो शब्दों या पदों। अब दो शब्द या पद कौन से हो गए? पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों के मेल से जो तीसरा नया शब्द बनता है वो समास या समस्त पद कहलाता है और जिस प्रक्रिया के द्वारा नया पद बनाया जाता है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे कोई शॉर्टकट के थ्रू जब आप कोई काम करते हो और काम एज इट इज दिखता है लेकिन रास्ता आपने शॉर्ट कर लिया, सेम ऐसे ही यहाँ पर आप समास विग्रह में कई पदों में से कुछ पदों को लेते हो, दो पदों को लेते हो और शॉर्टकट में आप एक नया शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा हम नया समास निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसे हम समस्त पद कहते हैं और उसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए कैसे हम एक एक शब्द को लेकर समास विग्रह करते हैं। बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, ये विग्रह है किस चीज का? बैलगाड़ी का। अब देखिए, बैलगाड़ी में बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, हमने सिर्फ बैल लिया पूर्व पद और गाड़ी लिया उत्तर पद आखिरी पद, तो दोनों को मिलाकर हमने एक नया शब्द बनाया, वो हमारा बना बैलगाड़ी। इसका समास विग्रह है बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। जब हमने इसको छोटा करके एक नया शब्द बनाया तो हमने पहला शब्द उठाया और आखिरी शब्द उठाया और हमने एक नया शब्द बना दिया बैलगाड़ी, जिसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अकाल से पीड़ित, ये विग्रह है। अब हमने अकाल लिया और पीड़ित लिया और क्या बन गया हमारा?
समस्त पद अकाल पीड़ित। ऐसे ही पीला है अंबर जो, पीला और अंबर, पीतांबर, पीला पीत को रंग को कहते हैं, तो पीतांबर यानी कि पीले अंबर यानी कि पीले वस्त्र के लिए, तो पीतांबर हमारा यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीत है अंबर जो, पीत है अंबर जो यानी कि पीत माने पीला और अंबर माने कपड़ा, तो पीला है अंबर जो ये भी ठीक है, पीत है अंबर जो ये भी ठीक है, तो पीतांबर आपका समस्त पद हो गया। मेघनाद, मेघनाद हमारा समस्त पद है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो मेघ के समान नाद है जिसका, ये हमारा समास विग्रह हो गया। तो हमने इसमें से मेघ शब्द को निकाला और नाद को निकाला, तो हमारा एक व्यक्ति का नाम, रावण का जो पुत्र था मेघनाद, उसका नाम हमारा निकलकर सामने आया। और उसका नाम मेघनाद क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी आवाज बादलों के समान गर्जना करने वाली थी, इसलिए उसे मेघनाद कहते हैं। तो जिसका नाद यानी कि साउंड मेघों के समान तीव्र होती है उसे हम मेघनाद कहते हैं। और मेघनाद कोई और नहीं था, रावण का पुत्र था। तो मेघनाद समस्त पद हो गया और मेघ के समान नाद है जिसका, ये समास विग्रह हो गया। चौराहा ये समस्त पद है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वो कैसे होगा? चार राहों का समाहार। माता और पिता, माता शब्द को ले लिया और पिता को ले लिया, दोनों मिलकर क्या बन गए? माता पिता। ये हमारा समस्त पद हो गया। अब देखिए, जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करते समय हम कई तरह की प्रक्रिया और कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना। तत्पुरुष समास में हम कारक, आपने सब पढ़े होंगे, सारे बच्चों ने कारक पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, और संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन भी है, कर्ता भी होता है। ये 8 कारक आप सबने पढ़े होंगे। लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं और उसमें पहले भेद को, जब तत्पुरुष को जब हम पढ़ेंगे, तब हम इन कारकों की विभक्ति को भी पहचान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया में उसको हम समास विग्रह कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग करते समय उनके बीच कारकीय चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो उन विग्रह को, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में हम कुछ शब्दों को, अव्ययों को जोड़ेंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारकीय चिन्ह, जो कारक के चिन्ह होते हैं, वो कहलाते हैं और इनका उपयोग हम विग्रह करते समय करते हैं। अब देखिए, संधि और समास में क्या अंतर है। सबसे पहले तो संधि और समास क्या है, हम यहाँ नए शब्द को बनाते समय थोड़ा सा इसको सीखेंगे कि संधि में किसी शब्द की 2 ध्वनियों के बीच होता है। मतलब संधि में किसी शब्द की 2 ध्वनियां, है ना, मिलती हैं और उनके मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है। इसमें पहली, दूसरी या दोनों का एक दूसरे में ध्वनियों का परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पहले की साउंड दूसरे में, दूसरे की पहले में, या दोनों की एक दूसरे के साथ परिवर्तित हो जाती हैं। और जबकि समास निर्माण की प्रक्रिया में 2 शब्दों का मेल होता है, 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। तो संधि में 2 ध्वनियों का मेल होता है और समास में 2 शब्दों का मेल होता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि संधि में ध्वनियां मिलती हैं और समास में हम शब्दों का मेल करते हैं। इन दोनों के मेल से हमारे अलग अलग चीजें निर्धारित होती हैं। ध्वनियों से संधि होती है और शब्दों के मेल से समास बनता है। अब हम आते हैं, समास के भेद कितने प्रकार के हैं। समास के भेद, वैसे तो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद माने गए हैं, कर्मधारय और द्विगु, लेकिन हम उसे तत्पुरुष समास का उपभेद ना मानकर हम 6 को अलग अलग पढ़ते हैं और फिर 6 को अलग अलग सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। समास के 6 भेदों में सबसे पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, 5वां द्वंद्व समास और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। आज हम सबसे पहले तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। ये सबसे पहला समास है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे थोड़ी सी क्षमा चाहूंगी, आज मेरी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है। अगर आपको सुनने में अच्छा ना लगे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आवाज, गला ठीक नहीं है, इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत हुई। अब हम शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, गौण और प्रधान को समझिए।
कि गौण क्या होता है। गौण का मतलब सेकेंडरी और प्रधान का मतलब मेन। हमने दो पद पढ़े, पूर्व पद जो पहला पद शब्द होता है और उत्तर पद जो दूसरा शब्द होता है बाद वाला। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास की क्या पहचान है कि उसमें जो उत्तर पद होता है वो मेन होता है और पहला पद पूर्व पद गौण होता है, यानी कि वो सेकेंडरी होता है। और हम जब तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो कारकीय चिन्ह बनाते समय हम क्या करते हैं, कारकीय चिन्ह को यूज करते हैं और समस्त पद बनाते समय उनमें लोप कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमने समास समस्त पद बना लिया और हम विग्रह करेंगे तो फिर उन कारकीय चिन्हों को हम पुनः लगा देते हैं। देखिए, अगर आपने समस्त पद आपके पास है तो आप विग्रह करोगे तो आपको कारकीय चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर विग्रह आपने कर लिया है, विग्रह आपके सामने प्रश्न में आया है, तब आप समस्त पद बनाओगे तो कारकीय चिन्हों का विग्रह में से आप लोप कर दोगे तो आपका समस्त पद तैयार हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण देती हूँ मैं, जिसमें जीवन साथी ये आपका समस्त पद हो गया। अब इसमें पहला हमारा शब्द क्या है, पूर्व पद, वो है जीवन और साथी हमारा उत्तर पद हो गया। जब हम अब यहाँ पर साथी क्या है, वो प्रधान हो गया, ये प्रधान है। और यहाँ पर पूर्व पद क्या हो गया, जीवन, ये गौण है यानी कि सेकेंडरी हो गया। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम इसमें कारकीय चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक हिंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो कारक पढ़े हैं, 8 कारक में से पहला कर्ता और लास्ट वाला संबोधन, इन दो को छोड़कर बीच के आपके जो 6 कारक होते हैं, कर्म कारक, संप्रदान कारक, पादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक, इनकी विभक्तियों को आप याद रख लीजिएगा। जैसे कर्म के साथ आप को का प्रयोग करते हो, संप्रदान में के लिए का प्रयोग करते हो, अपादान में से अलग होने का भाव, जब मूल चीज से अलग होते हैं आप तो वहाँ अपादान होता है। करण में जब आप किसी कार्य को करते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, किसी चीज को करते हैं, वहाँ करण कारक होता है। अधिकरण में और पर विभक्ति आती है और संबंध में काकी के और रारी रे आता है। अगर आपने ये विभक्तियां याद रखी तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर को विभक्ति आई है तो कर्म कारक की जगह वो कर्म तत्पुरुष हो जाता है। संप्रदान की विभक्ति के लिए आई है तो वो संप्रदान कारक की जगह पर क्या बन जाता है, संप्रदान तत्पुरुष बन जाता है। इसी तरह से मैं पर से अधिकरण तत्पुरुष, काकी के रारी रे से संबंध तत्पुरुष और से या के द्वारा से करण तत्पुरुष। इस तरह से हम समास के 6 भेदों को हम इस कारक के चिन्हों से भी पहचान करके लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, कुल श्रेष्ठ समस्त पद है आपके पास और कुल में श्रेष्ठ में विभक्ति यहाँ पर आ गई तो ये हमारा भेद बनता है कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। अभी मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल समझा रही हूँ सिर्फ उत्तर और प्रधान बताने के लिए। अभी हम बारी बारी से इनके उदाहरण को पढ़ेंगे। आप बीती, अपने पर बीती, तो अपने यहाँ पर गौण हो गया, किस पर बीती, अपने पर बीती, पर यहाँ पर कारकीय चिन्ह हो गया और बीती यहाँ पर प्रधान हो गया जो हमारा उत्तर पद है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु पूर्व पद हो गया, ये गौण हो गया, के लिए कारकीय चिन्ह है और दक्षिणा आपका उत्तर पद है जो मेन है। तो दक्षिणा किसके लिए है, गुरु के लिए है, तो दक्षिणा किसी के लिए भी हो सकती है, तो मेन तो दक्षिणा है। अब वो किसके लिए है, गुरु के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला है वो चेंज भी हो सकता है, इसीलिए वो सेकेंडरी है। लेकिन जो उत्तर पद है वो हमारा प्रधान इसलिए है कि हमें उसी के आधार पर समास का विग्रह करना होगा और हमें वैसे ही उसको समस्त पद बनाना होगा। अब हम बारी बारी से तत्पुरुष समास के 6 भेदों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास का जो भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट जिसमें हो, और ऑब्जेक्ट के लिए हम कौन सी विभक्ति को यूज करते हैं, हम यूज करते हैं को विभक्ति को। जब आप कारक पढ़ते हो तो कर्ता ने कर्म को, किसको, उसको, आपको कर्म का जवाब मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का प्रयोग किया। समस्त पद है आपका यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, प्राप्त यहाँ पर उत्तर पद है
यश यहाँ पर पूर्व पद है, को इसका कारकीय चिन्ह है। और जब मान लीजिए आपको प्रश्न ऐसे मिलता है, यश को प्राप्त, निम्न दिए गए समस्त पद समास विग्रह को समस्त पद में बदलिए और इस समास का नाम लिखिए। तो आप यश को प्राप्त, आपको यदि शब्द मिलता है, विग्रह मिलता है, तो आप यश और प्राप्त को लेंगे और नया एक समास आपका यश प्राप्त समस्त पद के रूप में तैयार हो जाएगा। को विभक्ति का यहाँ पे लोप हो जाएगा। लेकिन यदि आपको समस्त पद मिला है और आपको विग्रह करना है तो को विभक्ति यहाँ पर जुड़ जाएगी। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, को विभक्ति है यहाँ पर, गत आपका उत्तर पद है, स्वर्ग यहाँ पर पूर्व पद है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, प्राप्त उत्तर पद है, सुख आपका पूर्व पद है, को यहाँ पर कारकीय चिन्ह है और सुख प्राप्त आपका समस्त पद है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, किसको चूमने वाली? गगन को, आकाश को विभक्ति आ गई आपकी यहाँ पर, को कारकीय चिन्ह है। और चुंबी यानी कि चूमने वाली, किसी इमारत की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर गगन को चूमने वाली को विभक्ति से यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गत, गांव को गया हुआ, को यहाँ पर आपका कारकीय चिन्ह है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा समस्त पद है और जेब को कतरने वाला आपका समास विग्रह है। परलोक गमन, परलोक को गमन यानी कि दूसरे लोक को जाना, गमन यहाँ पर उत्तर पद है और परलोक यहाँ पर पूर्व पद है। शरणागत, शरण को आगत या शरण में आया हुआ, आप इसको में से भी यूज करते हैं। यह जो शरणागत है, जो शरण को गया हुआ है, शरण को आया हुआ है, उसे हम कहते हैं शरणागत। शरण आपका उत्तर पद है, शरण आपका पूर्व पद है और आगत आपका उत्तर पद है, समस्त पद बना शरणागत। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में कारक की विभक्ति संप्रदान कारक के लिए हम के लिए यूज करते थे। अब यहाँ पर जब किसी चीज के लिए स्पेशली वो उसके लिए ही बना हो तो उसे हम के लिए शब्द से कारक के शब्द वहाँ पर जोड़ते हैं। जैसे रसोई घर, तो वो घर किसके लिए है? सिर्फ रसोई के लिए, खाना बनाने के लिए। तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर विग्रह हो गया और रसोई घर आपका समस्त पद हो गया। दान पेटी समस्त पद है और दान के लिए पेटी, तो दान पूर्व पद और पेटी उत्तर पद हो गया और के लिए यहाँ पर कारक चिन्ह हो गया। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, और यहाँ के लिए आ गया आपका कारकीय चिन्ह। वैसे ही गाड़ी और डाक आपका उत्तर पद और पूर्व पद है। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर देश की भक्ति नहीं आएगा, देश की खुद की भक्ति नहीं है खुद के लिए, आपकी भक्ति है देश के लिए, तो यहाँ देश की भक्ति नहीं होगा विग्रह, देश के लिए भक्ति होगा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और इस तरह से आप के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं और आप संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास को आप बनाते हैं। अगला हमारा भेद है अपादान तत्पुरुष। इसमें हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कि से कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अपादान में भी से आता है और करण में भी से आता है, लेकिन अपादान में आप किसी मूल स्थान से किसी चीज को अलग कर देते हो। जैसे मैं कहूँ आंख से अंधा या जन्मांध, तो वो जन्म से अंधा है, यानी कि जन्म से ही उसकी आंखों की रोशनी उससे दूर है। नकटा, नाक से कटा, मतलब चेहरे से नाक कटी हुई है, दूर है। तो जहाँ दूर होने का भाव हो वहाँ तो अपादान होता है, और जहाँ किसी कार्य को करना होता है किसी का सहारा लेकर, जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ के द्वारा लिखित, तो यह अलग होने का भाव नहीं है, बल्कि उसको कार्य के करने का साधन बनाने की बात है। तो करण में कार्य होता है उसकी सहायता से, और अपादान में हम अलग होने का भाव रखते हैं। अपादान तत्पुरुष में सबसे पहले देखिए कर्महीन, कर्म से हीन। यहाँ पर वो कर्म और से हीन है, यानी कि वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा, वो अलग है, उसके अच्छे कर्म उससे दूर है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, किसी की आंखों की रोशनी नहीं है, उससे दूर है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, वो धर्म से भटका हुआ है, अलग है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। विद्याहीन, विद्या से हीन। ऋण मुक्त,
ऋण से मुक्त। यानी कि इन सभी स्थितियों में जो मेन चीज है उससे हमारी कोई ना कोई चीज अलग हो रही है। या तो हम राह से भटके हुए हैं, या धर्म से भटके हुए हैं, या कार्य नहीं कर रहे, या धन नहीं है, या विद्या नहीं है, या कर्म नहीं है, या रोग नहीं है। आप कोई चीज आपसे अलग हो रही है, और अलग होने की स्थिति में हमारा समास का नाम होता है अपादान तत्पुरुष। अब हम आते हैं करण तत्पुरुष। इसमें से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी कार्य को करने का माध्यम बनाया जाता है। जैसे प्रेमाकुल, प्रेम से आकुल, वो प्रेम में व्याकुल है। तो यहाँ आकुलता किससे है? प्रेम से आकुल है वो। और तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा लिखा हुआ। भयग्रस्त, भय से ग्रस्त, वो किससे पीड़ित है? भय से, डर से, उसके अंदर डर समाया हुआ है। तो यहाँ कार्य हो रहा है, कोई चीज उससे जुड़ रही है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, वो किससे पीड़ित है? अकाल से। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित या हस्त द्वारा लिखित, यानी कि हाथ के द्वारा लिखा हुआ। भूखमरा, भूख से मरा। यहाँ पर भूख से मरा यानी कि वो किससे मर रहा है? भूख से मर रहा है। तो यहाँ भूख उसे मारने की कोशिश कर रही है, भूख उससे जुड़ी हुई है और भूख यहाँ पर अपना कार्य कर रही है। उसी तरह से हमारा अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। इसमें कारकीय चिन्ह कौन से होते हैं? काकी के, रारी रे। काकी के जैसे समयानुसार, समय के अनुसार। संबंध तत्पुरुष में आप पूर्व पद का और उत्तर पद का संबंध जोड़ते हैं। इनमें सब में आपका जो द्वितीय पद है यानी कि उत्तर पद है वही मेन होता है, और पहला पद यहाँ पर कैसा होता है? गौण होता है। तत्पुरुष समास के जो दोनों और भी भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, उनमें भी सेम ऐसा ही लक्षण होता है। उसमें भी सेकंड पद उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। संबंध तत्पुरुष में राजकुमार, किसका कुमार है? वो राजा का। और राजा का क्या है? कुमार माने बेटा। वो बेटा किसका है? राजा का। और राजा का कौन है? वो बेटा। तो काकी के रारी रे हमारा यहाँ पर संबंध को जोड़ने का कार्य करता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद को आपस में जोड़ देता है। कवि गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी। गोष्ठी किसकी है? कवियों की। कवियों की क्या है? गोष्ठी। उद्योगपति, उद्योग का पति। पति यानी कि मालिक, स्वामी। किसका स्वामी है? वो उद्योग का। और उद्योग का वो क्या है? पति है, यानी कि मालिक है। मातृ भक्ति, मातृ की भक्ति, माता की भक्ति। भक्ति किसकी है? माता की। और माता की क्या है? भक्ति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। काकी के रारी रे, ये यहाँ पर आएगा आपका घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। दौड़ किसकी? घोड़ों की। और घोड़ों की क्या है? दौड़। प्रसंग के अनुसार, प्रसंगानुसार। प्रसंगानुसार समस्त पद है और प्रसंग के अनुसार इसका विग्रह है। सेना नायक, सेना का नायक, और नायक किसका है? वो सेना का। यानी कि जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद में संबंध जुड़े वहाँ पर हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। अब हम इसके तत्पुरुष समास के आखिरी भेद पर आते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अधिकरण में मैं और पर विभक्ति आती है। हम इन कार्य के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान में मग्न, किसमें मग्न है? ध्यान में मग्न है। मग्न यहाँ पर हमारा उत्तर पद है और ध्यान हमारा पूर्व पद है। सिर दर्द, सिर में दर्द, दर्द कहाँ है? सिर में। और सिर में क्या है? दर्द है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दानवीर, दान में वीर, किसमें वीर है? दान में वीर है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, अपने पर बीती। और व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। तो इस तरह से हमने आज पढ़े तत्पुरुष समास के उपभेद जो अलग अलग होते हैं। आप कारकों के जो पहले और आखिरी को छोड़कर आप समास के तत्पुरुष के भेदों को याद कर सकते हैं। आसान तरीका है। और इसी तरह से हम बारी बारी से अपने 6 समास के भेदों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में द्विगु समास को पढ़ेंगे। एक एक अलग अलग पढ़ते हैं जिससे समझने में आपको आसानी रहेगी। उम्मीद है आपको तत्पुरुष समास समझ में आया हो। थोड़ी सी मेरी आवाज में दिक्कत है, उसे थोड़ा सा प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और हम अगले वीडियो में अंत में हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, मेरी मेहनत पसंद आएगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।